प्यारे विद्यार्थियों, मेरे आज के व्याख्यान का विषय है आरएनए। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं आरएनए क्या होता है। आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए वह अम्लीय पदार्थ होता है जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। ये आरएनए भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो विषाणुओं में पाए जाने वाले आरएनए और दूसरे कोशिकाओं में पाए जाने वाले यानी सेलुलर आरएनए। विषाणुओं में जो आरएनए पाए जाते हैं वह सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं यानी एक धागे के बने हो सकते हैं, या डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं यानी दोहरे धागे के बने हो सकते हैं, दो धागे के बने हो सकते हैं। जबकि किसी कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए सदैव सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं यानी एकल धागे के होते हैं, बने होते हैं यानी एक धागे के बने होते हैं। अब आते हैं हम वायरल आरएनए की बात करते हैं। तो वायरल में जैसा कि हमने बताया कि दो प्रकार के आरएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये कुछ वायरसों के प्रकार हैं, इनमें से कुछ उदाहरण हमने लिए, बहुत एक लंबी लिस्ट है इनकी। इनमें पाए जाते हैं, इनमें जैसे कोरोना वायरस है, अभी 2 साल पहले पूरी विश्व में एक पैंडेमिक के रूप में फैला है। ये कोरोना वायरस है, हिपेटाइटिस वायरस, डेंगू वायरस, इबोला वायरस, मीजिल्स यानी छोटी चेचक का वायरस, मम्स यानी गलसुआ वायरस और पोलियो का वायरस, ऐसे कुछ उदाहरण हमने लिया है। ये सब क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। इनमें जो आरएनए होता है वो क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बने हुए वायरस है। इसी तरह से वह वायरस जिनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है उनके उदाहरण हैं कुछ। एक है एमपीआरवी, ये फर्स्ट एल्गल वायरस यानी एलगी में पाया जाने वाला पहला वायरस है। इसी तरह से अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस वायरस है, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस वायरस, ये भी डबल स्टैंडर्ड वायरस है। इसी तरह से रोटा वायरस, जिसके कारण लोगों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे में इसके कारण मृत्यु दर काफी पाई गई है। ये रोटा वायरस भी क्या है? डबल स्टैंडर्ड वायरस है। टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस, तंबाकू में जो मोजाइक रोग उत्पन्न करता है, तंबाकू के पौधे में टीएमबी वायरस है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है। इसी तरह से टिक बॉर्न कोल्टी वायरस है, ये सब डबल स्टैंडर्ड वायरस के प्रकार हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, इनकी लिस्ट एक लंबी लिस्ट है, इनमें से मैंने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को यहाँ दिया है दृष्टांत के रूप में। अब आते हैं हम सेलुलर आरएनए यानी कोशिकीय आरएनए, जो कि सदैव सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एक बात यहाँ और बताते चले कि आरएनए किसी भी कोशिका में कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। किसी भी कोशिका में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए कहीं भी रहे चाहे वो सदैव जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि आरएनए केवल विषाणुओं में ही जेनेटिक मटेरियल होता है। क्योंकि विषाणुओं में या तो डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है, दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाते। और जो भी होगा विषाणु में वो आनुवंशिक पदार्थ, अगर डीएनए है तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होगा, अगर आरएनए है तो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ। जैसे आरएनए वायरस है, चाहे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बने हुए वायरस हो चाहे डबल स्टैंडर्ड वायरस आरएनए से बने हुए वायरस हो, इन सब में जो आरएनए है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। लेकिन किसी भी कोशिका में आरएनए कभी भी जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य नहीं करता, बल्कि डीएनए के एक संदेश को कोड करने का काम करता है, और यानी डीएनए के संदेशों को लेकर के साइटोप्लाज्म में आता है। इसमें एक मुख्य भूमिका में होता है मैसेंजर आरएनए। तो आइए हम समझते हैं कि कोशिकीय आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। कोशिकीय आरएनए 3 प्रकार के हो सकते हैं। राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम के अंदर पाया जाता है और कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 80% होता है। यानी कितना होता है? जितना कोशिका में जो टोटल आरएनए होता है उसका 80% होता है। दूसरा आरएनए का प्रकार है ट्रांसफर आरएनए, यानी टीआरएनए शॉर्ट में लिखा जाता है। इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है क्योंकि कोशिका द्रव्य में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको सॉल्युबल आरएनए या स्मॉल एस आरएनए कहा जाता है। और तीसरा जो मुख्य प्रकार है इसका, यह है मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए। ये डीएनए के संदेशों को लेकर के साइटोप्लाज्म में आता है कोडान के रूप में, और उन्हीं कोडानों के हिसाब से अमीनो अम्लों को लिंक करते हुए प्रोटीन का निर्माण होता है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान। तो आइए हम बारी बारी से इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पहला प्रकार है, नंबर 1 है राइबोसोमल आरएनए, जो कि कुल आरएनए का लगभग 80% होता है। और काम क्या करता है? यह रीड करता है अमीनो अम्लों के क्रम को
और उन्हें एक साथ लिंक करता है। यानी प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ये अमीनो अम्लों को एक ऑर्डर वे फंक्शन में यानी ऑर्डरली फंक्शन में लिंक करता है उनके कोडानों के हिसाब से। तो इसका एक मुख्य कार्य होता है। इसकी संरचना देखा जाए तो ये कहीं कहीं लूपिंग करता है, हालांकि सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन जब इसके एक ही भुजा के दो न्यूक्लियोटाइड आमने सामने आ जाते हैं, जैसे ये यूरेसिल है और ये है, तो हल्का सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी गई इसमें। यानी पूरी तरह से डीएनए की तरह तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, लेकिन अगर करीब आ जाते हैं तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद दूसरा मुख्य इसका जो प्रकार है ट्रांसफर आरएनए, यहां हम नंबर 2 लिख दे रहे हैं। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ये आरएनए को यानी आरएनए क्या करता है? अमीनो अम्लों को पकड़ के लाता है साइटोप्लाज्म से और राइबोसोम को देता है, ताकि वो यम आरएनए पर उपस्थित कोडानों के हिसाब से इनको क्या कर सकते हैं? अमीनो अम्लों को लिंक कर सके, उन्हें लिंक करते हुए प्रोटीन बना सके। तो इसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों का ट्रांसफर करना, किसको? राइबोसोम को करना, ठीक है, ताकि वो उन अमीनो अम्लों को लिंक करते हुए प्रोटीन बना सके इसके अनुसार जो जेनेटिक कोड है, यानी जो कोडान या आरएनए पर उपस्थित है। इसकी अगर संरचना को देखें तो इसकी संरचना क्लोवर लीफ जैसी है, यानी क्लोवर की पत्ती जैसी होती है, जिसमें 3 प्रकार के लूप पाए जाते हैं। डीएचयू लूप जो एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम को पहचान करता है, जो एमिनो एसिड को क्या है? ट्रांसफर करने का काम कर लेके आता है। तो यानी ए भुजा यानी ये जो लूप होता है एमिनो एसिड की पहचान रखता है, एमिनो एसिड सिंथेटेज को पहचानता है। ये वाला जिसको टी साइसिल लूप या थाइमिडीन साइटोसिन स्यूडोयूरिडीन लूप कहा जाता है, यह राइबोसोम की पहचान करता है, यानी राइबोसोम को पहचानता है। और इसका तीसरा जो लूप है इसको कहते हैं एंटी कोडान लूप, या यम आरएनए पर जो उपस्थित कोडान होते हैं उसका ठीक एंटी कोडान इसके पास होता है। यानी जिस अमीनो अम्ल का एंटी कोडान इसके पास होगा उसी को ये लेकर के साइटोप्लाज्म से कहां आता है? राइबोसोम के तक आता है, और यम आरएनए पर उपस्थित कोडानों के अनुसार उसको दे करके, उस एमिनो एसिड को दे करके फिर से साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो इसकी संरचना क्लोवर लीफ की पत्ती जैसी होती है, और इसीलिए इसके मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है, जिसको दिया था W.H. हॉली ने 1965 ईस्वी में। और इसकी जो एक भुजा होती है अमीनो एसिड को प्राप्त करती है, उसका नाम है एक्सेप्टर आर्म। इसके एक्सेप्टर आर्म का जो एमिनो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं 3 प्राइम एंड पर, ACC इनका क्रम है, AC एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन। इसी तरह से इसके 5 प्राइम एंड पर फास्फेट लगा होता है। तो यह है ट्रांसफर आरएनए के बारे में। अब आते हैं, बात करते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? डीएनए द्वारा इसका निर्माण न्यूक्लियस में होता है, डीएनए के टेम्पलेट पे ही इसका कह सकते हैं कि डीएनए की एक कार्बन कॉपी के रूप में इसका निर्माण होता है। डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइडों को एक कोडान के रूप में इन पे अंकित कर देता है, और डीएनए के मैसेज को यानी संदेशों को लेकर के केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आता है, और उन संदेशों अर्थात कोडानों के हिसाब से अमीनो अम्लों को लिंक करते हुए प्रोटीन का निर्माण होता है, तो यानी प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये 2 तरह के हो सकते हैं एमआरएनए। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एमआरएनए पाया जाता है वो क्षणिक होता है, उसका जीवन काल कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक का होता है, यानी कुछ ही सेकंडों में उत्पन्न होता है, उतने ही समय में क्या होता है? ये अपना काम करके फिर समाप्त हो जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एमआरएनए होता है वो काफी स्थायी होता है, उसका जीवन काल कुछ घंटों से वर्षों तक हो सकता है। उसका कारण है इसके 5 प्राइम स्ट्रैंड पर 7 Mg कैप का होना, जिसके कारण इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इसके 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल यानी एडेनिन की बनी हुई लगभग 200 न्यूक्लियोटाइडों की, जिसमें एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बनी हुई एक पूंछ होती है जिसकी मदद से साइटोप्लाज्म में तैरता है। तो यूकैरियोटिक एमआरएनए एक स्थायी संरचना होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए क्या होती है? अस्थायी संरचना होती है, थोड़े समय के लिए उत्पन्न होती है और उतने ही समय में प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेकर के समाप्त हो जाती है। जबकि
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA काफी स्थायी होता है, उसका कारण है 7mg कैप का इसके 5 प्राइम सिरे पर लगा होना। तो mRNA जैसा कि बताया कि डीएनए के संदेशों को लेकर के साइटोप्लाज्म में आता है, और उन संदेशों के हिसाब से, यानी जो कोडान होते हैं, इसके संदेश होते हैं डीएनए के, उन कोडानों के हिसाब से अमीनो अम्लों को लिंक करते हुए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। तो ये था आरएनए की संरचना के बारे में। मैं समझता हूं मेरे इस लेक्चर ने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा, और इस आरएनए की संरचना को लेकर के आपके अंदर एक समझ विकसित हो गई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।